नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। दर्शकों, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो है कृषि। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी हमने ये देखा कि जब सारे उद्योग, सारी फैक्ट्रीज और जितने भी कंपनीज थी, जब ये सब बंद पड़ गई तो अर्थव्यवस्था को जिसने संभाले रखा वो था कृषि और किसान। जब हम भारतीय कृषि पद्धति को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ कृषि सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक कला है। जब बात बिहार के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार में भी आपको कुछ ऐसा ही नज़र आता है। बिहार की जलवायु, यहाँ की मिट्टी जो है वो कृषि के उपयोगी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत 2 राज्यों को एक साथ युग्मित किया गया है, यानी 2 राज्यों की जोड़ी बनाई गई है, जिसके तहत बिहार और मिजोरम और त्रिपुरा को एक साथ रखा गया है ताकि यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वेशभूषा, खान पान और उसके साथ कृषि की पद्धति को भी हम जान सकें। इसी विषय पर आज हम पूरी बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संयुक्त निदेशक कृषि विभाग से शंकर कुमार चौधरी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जब बात होती है कृषि की और जब बात होती है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ की कृषि को आप कैसे देखते हैं? कितना विविध है यहाँ की कृषि पद्धति? बिहार राज्य आप जानते हैं कि बिल्कुल कृषि प्रधान राज्य है और कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। कोई जो किसान है हमारे, जो बहुत बड़ी आबादी है, वो लगभग 3/4 आबादी कृषि पर आधारित है। और मुख्य जो फसलें हैं यहाँ, आप जो यहाँ की जलवायु है, यहाँ की मिट्टी है, इतना उपयोगी है ये विभिन्न फसलों के लिए कि आसानी से अगर सही तकनीक का उपयोग किसान करें तो काफ़ी जो हमारी समृद्धि है वो कृषि के माध्यम से हो सकती है। हमारे यहाँ खरीफ सीजन में बहुत बड़ी एक सूची है जो फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे धान है, मक्का है, आपके विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें हैं, जैसे अरहर है, मूंग है, उड़द है, ये सभी दाल, फिर तिलहनी फसलें हैं, ये सभी उगाई जा सकती हैं यहाँ। अब बहुत आसानी से उगती हैं चूँकि यहाँ की मिट्टी और काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी सूटेबल है विभिन्न फसलों के लिए। हमारे यहाँ जल की कोई कमी नहीं है, सिंचाई सुविधा भी हमारे यहाँ है। और अब तो हम लोग किसानों को जो नई पद्धति है सिंचाई की वह भी बता रहे हैं ताकि उसका अधिक से अधिक बेहतर इस्तेमाल करके अपनी उत्पादकता बढ़ा सके। साथ ही आप देखें कि जो बिहार है, यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बड़े पैमाने पर वाटर बॉडीज हैं, जो जल संग्रह क्षेत्र हैं, खासकर तालाब हैं। जैसे आप अगर मिथिलांचल क्षेत्र में आप चले जाएं तो बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, तालाब, जहाँ की मखाने खेती, मछली पालन ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। एक समय था जब राज्य में बड़े पैमाने पर मछली का आयात आंध्र प्रदेश से होता था और आज आप देखें कि मछली उत्पादन में भी राज्य काफ़ी आगे बढ़ गया है। नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। जो हमारा अलग से इसका विभाग ही है जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट है, इसमें किसानों को अनुदान दे करके और नए नए तकनीकों की जानकारी दे के किसानों को भ्रमण कराकर, तो इन सब क्षेत्रों में चाहे वो मत्स्य पालन हो या फिर पशुपालन, जैसे दुग्ध क्षेत्र में भी आप जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन भी इस राज्य में बड़े पैमाने पर बढ़ा है और जो हमारी आवश्यकता है उसकी लगभग उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो अब फसल को देख लें या मत्स्य पालन देखें या जो पशुपालन है, इन सब क्षेत्रों में बिहार काफ़ी प्रगति कर रहा है। खासकर एक और चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं और जो राज्य के बाहर के भी हमारे किसान भाई हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस राज्य की प्रगति का, कृषि के क्षेत्र में खासकर प्रगति का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ की सरकार ने कृषि रोड मैप बनाया। और कृषि रोड मैप में केवल खेती बाड़ी ही नहीं है, इसमें वो सभी चीज़ें हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, चाहे वो विभिन्न फसलों का उत्पादन हो, फल का उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हमको मार्केटिंग चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क हो, बिजली की व्यवस्था हो, इन सब क्षेत्रों पर कैसे काम हो, बिल्कुल ये प्लानिंग करके, योजना बना करके। तो जो सबसे पहले 2008 से 12 तक हमारा कृषि रोड मैप बना
उसमें काफ़ी कुछ प्रगति हुआ। फिर हमारा 12 से 17 तक बना और ये तीसरा रोड मैप अभी चल रहा है जो 17 से 22 तक है। इसको 1 वर्ष के लिए, आपको पता है कि कोरोना के कारण बहुत सारे कार्य बाधित हुए जो हम लोग कुछ करना चाह रहे थे कृषि क्षेत्र में, तो इसको सरकार ने 1 वर्ष के लिए इसको और बढ़ा दिया है। तो ये हमारा जो कृषि रोड मैप है 2023 तक करेगा। उसके बाद फिर से हम कहाँ पहुँचे, कहाँ थे, कहाँ पहुँचे और कहाँ आगे जाना है। तो ये योजना बना करके जो कृषि क्षेत्र में काम हो रहा है उससे काफ़ी कुछ प्रगति हुआ है और किसानों की आय बढ़ी है। तो सर आपने जैसा कि अभी कहा कि एनालिसिस के बाद फिर एक फर्दर प्लानिंग करके और फिर कृषि रोड मैप को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम जब इसको त्रिपुरा और मिजोरम के संदर्भ में देखते हैं तो वहाँ की कृषि से यहाँ की कृषि कैसे भिन्न है? देखिए, मिजोरम और त्रिपुरा जो हमारा उत्तर पूर्व का क्षेत्र है वो आप जानते हैं कि बांग्लादेश और उधर म्यांमार से जुड़ा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र है। मिजोरम को तो लैंड ऑफ ब्लू हिल्स भी कहा जाता है और वहाँ कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ, वहाँ बहुत छोटा सा, ये असम का एक जिला हुआ करता था मिजोरम जी। तो वहाँ लगभग जो उसका क्षेत्रफल है वो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर ही है, जबकि आप हम लोग बिहार से कई गुना बड़ा है जी। उसी प्रकार त्रिपुरा उससे आपके थोड़ा सा, बल्कि मिजोरम 21,000, बल्कि मैं कहा मिजोरम लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर में है फैला हुआ और त्रिपुरा उससे भी छोटा है। लेकिन त्रिपुरा में भी देखेंगे तो वो वही फसल है जो हमारे यहाँ है। अच्छा। वहाँ भी मुख्य फसल आपके धान ही है। लगभग 91% क्षेत्र में 91% जो एरिया है उसमें धान की ही खेती होती है। वहाँ काफ़ी मिजोरम हो या त्रिपुरा हो, जो एनुअल वार्षिक जो वर्षापात है वो हम लोग यहाँ से लगभग दुगुना है। तो वहाँ आपके बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है जी। मिजोरम में भी मुख्य फसल और जो आहार है, जो भोजन है वो मुख्य आपका धान ही है, चावल ही है जी। दोनों ही क्षेत्रों के लिए। मक्के की भी खेती होती है वहाँ। कैश क्रॉप में आपके मिजोरम में हल्दी और अदरक जो हमारे यहाँ होती है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो समस्तीपुर नॉर्थ बिहार का जो क्षेत्र है उसमें बड़े पैमाने पर मसाले की खेती होती है। उसी प्रकार आपके मिजोरम में भी मसाले की खेती होती है, जिसमें कि अदरक है, जिंजर है। तो लेकिन वहाँ का एक चीज़ है, जैसे हमारा झारखंड को आप देखेंगे तो झारखंड की जो मिट्टी है वो अम्लीय है, उस प्रकार मिजोरम की भी जो मिट्टी है वो अम्लीय है। वहाँ मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा है। अच्छा। बहुत सारे न्यूट्रिएंट में वो रिच भी है, खासकर पोटैश में। तो उस दृष्टिकोण से जो इस तरह की फसलें हैं उसके लिए वो काफ़ी सुटेबल है। तो हमारे यहाँ जैसे धान मक्का की खेती होती है खरीफ में भी, हमारे यहाँ तो मक्के की खेती पूरे साल भर होती है, तीनों सीजन में। आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में बिहार ही ऐसा राज्य जहाँ की रबी में भी मक्का की खेती होती है और बड़े पैमाने पर होती है। उत्पादकता खरीफ की तुलना में ज़्यादा है रबी में। तो ये जो यहाँ के का सिचुएशन है, इसका लाभ मैं समझता हूँ कि मिजोरम में भी अगर उसको मक्के की खेती अगर इस सीजन में भी वहाँ करें तो उत्पादकता बढ़ेगी। उसका कारण है कि रबी में जब हम मक्का लगाते हैं तो ड्यूरेशन जो बढ़ता है, फसल का ड्यूरेशन जब बढ़ेगा तो उसमें उस समय एक तो बीमारी कम लगती है, वर्षा के समय में कई बीमारी भी लगती है, जिसकी वजह से हमारी उत्पादन, या कभी क्लाउडी वेदर हुआ तो जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो कि उत्पादकता के लिए जरूरी होता है, वो प्रभावित होता है वर्षा में। यही वजह है कि हमारे यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर रबी में मक्का की खेती करते हैं। तो अगर मिजोरम के किसान इस चीज़ को अडॉप्ट करें जो बिहार में हो रहा है तो उनकी उत्पादकता खरीफ की तुलना में बढ़ सकती है। जी जी सर, अभी हम ये एक बात समझना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि धान की खेती वहाँ भी हो रही है, त्रिपुरा और मिजोरम में भी हो रही है और बिहार में भी हो रही है, तो क्या कोई क्वालिटी का शिफ्ट आपको समझ में आता है? गुणवत्ता क्या अलग होगी दोनों की? देखिए, ये प्रत्येक क्षेत्र के लिए आपको मैं जानकारी दे दूँ किसान भाइयों के, कि भारत सरकार प्रत्येक क्षेत्र के लिए जो हमारी संस्थान है कृषि संबंधित, जो प्रभेद उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं वो प्रभेद क्षेत्र विशेष के लिए तैयार होते हैं और उसके लिए अनुशंसा की जाती है। तो प्रत्येक क्षेत्र की वहाँ की विशेषता को देखते हुए, वहाँ की जलवायु को देखते हुए इस तरह के प्रभेद विकसित किए जाते हैं और वहाँ उसके लिए वही अनुशंसा की जाती है। तो भारत सरकार
या इवन राज्य सरकार की भी जो संस्थाएं हैं वो अपने क्षेत्र विशेष के लिए ऐसे प्रभेदों को विकसित करती हैं जो वहाँ की जलवायु और वहाँ की मिट्टी के लिए सुटेबल हो, उपयोगी हो। जी सर, अभी हम ये बात कर रहे हैं, इसमें एक बात निकल के ये भी आती है कि जब कृषि की बात होती है तो एक तरीका पारंपरिक तरीका था और अब हम वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं। फसलों को उपजाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करना कितना आवश्यक है और आज के संदर्भ में ये क्यों इतना ज़रूरी है? आज के संदर्भ में तो इसलिए ज़रूरी है कि जो फसल का लागत मूल्य कम हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक तरह से खेती करें। अच्छा जी। और वैज्ञानिक तरह से खेती करने का जो पहला एक सिद्धांत है कि हम जिस मिट्टी में खेती करने जा रहे हैं उस मिट्टी के गुण क्या हैं, उसमें हमारे पोषक तत्वों की स्थिति क्या है। सॉइल टेस्टिंग। तो सॉइल टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और भारत सरकार भी इस पर अभी काफ़ी जोर दे रही है कि सभी किसान जैसे हम अपना हेल्थ की जांच कराते हैं, अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं, कार्ड रखते हैं हेल्थ कार्ड, उसी प्रकार मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करके कि उसमें कौन से पोषक तत्व हैं, किसकी कमी है, ताकि जिन फसलों को हम उगाने जा रहे हैं उसमें कितना हमको कौन सा उर्वरक देना होगा, कौन सा रसायन कितना देना होगा, ये उसी से पता चल सकता है। इसलिए साइंटिफिक खेती का जो पहला जो सिद्धांत है वो सभी किसान भाइयों को चाहिए कि अपनी मिट्टी की जांच वो करा लें और मिट्टी की जांच कृषि विश्वविद्यालय में या जो कृषि विभाग है वहाँ निःशुल्क की जा रही है। जैसे बिहार राज्य में बिल्कुल निःशुल्क की जा रही है। और मिट्टी जांच के बाद जो आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है उसमें बिल्कुल अनुशंसा स्पष्ट रहता है कि उसमें नेत्रजन का, फास्फोरस का, पोटास का या जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसकी क्या स्थिति है। और अगर आप धान लगाना चाह रहे हैं, मक्का लगाना चाह रहे हैं या कोई अन्य सब्जी लगाना चाह रहे हैं तो उसमें इसके आलोक में कितने उर्वरक आपको देना चाहिए वो पूरी अनुशंसा रहती है। ये बहुत काम का चीज़ है साइंटिफिक खेती के लिए। तो अगर वैज्ञानिक अनुशंसा का पालन अगर हम करेंगे तो हमारी लागत खर्च कम होगी। अनावश्यक जैसे अगर हम ब्लैंकेट अगर डोज देंगे बिना जांच के तो हमको मेरा काफ़ी अधिक खर्च होगा, लागत खर्च बढ़ जाएगा। तो जो पहला यह है कि अगर आपकी आय बढ़े, आप आय दुगुना, जैसे भारत सरकार चाह रही है कि 2022 तक किसान भाइयों की आय दुगुना हो, तो उसका सबसे है कि आप साइंटिफिक खेती करें। जो वैरायटी रिकमेंड किया गया आपके क्षेत्र के लिए उसका आप ये करें। जिस मिट्टी में जो प्रभेद सुटेबल हो, जो क्रॉप सुटेबल हो, उसी का उपयोग करें। ये बहुत आवश्यक है। जी। पहले ये देखने को नहीं मिलता था सर। ऐसे सर जैसा कि आपको बता रहे हैं, ये बड़ी सही बात आपने कही सर कि सॉइल टेस्टिंग नहीं होने के कारण हमें जो फसल मन करता था हम वो फसल उगा लेते थे और नुकसान भी उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता था। अब एक बात सर, एक शब्द आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हो रहा है जिसको आप कहते हैं ऑर्गेनिक यानी जैविक। तो ये जैविक खाद या फिर जैविक खेती ये क्यों आवश्यक है आज के संदर्भ में, अगर हम इसे देखें तो? मैं बताऊं कि जब कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आई जिसको हरित क्रांति बोलते हैं तो उस समय हमारी आवश्यकता थी कि जो हमारी आबादी है उसको कैसे हम उसका पेट भरें। हम इतना प्रोडक्शन करें, इतना उत्पादन करें जिससे हमारी आबादी है उसका हम पेट भर सकें, दूसरे देशों पर हम कम आश्रित हों। आपको पता है कि चाहे वो धान हो या गेहूं हो या अन्य फसलों के लिए अपनी जनता को उसका पेट भरने के लिए हमको बाहर से आयात करना पड़ता था। तो हरित क्रांति जब हुई तो उसमें आपके उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा और उर्वरकों के प्रयोग बढ़ने से सिंचाई सुविधा डेवलप की गई तो हमारी उत्पादकता बढ़ी। और जब आप ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चला, केमिकल फर्टिलाइजर का जब यूज होता रहा तो इससे कई तरह की विसंगति पैदा हुई। हमारी मिट्टी जिसमें अंधाधुंध जब हम केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे थे या बीमारी या कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए जब हम रसायनों का उपयोग कर रहे थे जिसको पेस्टिसाइड बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, तो हमारी मिट्टी, जलवायु, ये आपका जल और वायु ये सारे के सारे उससे प्रभावित होने लगे। तो इस प्रदूषण का असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। आपको पता है कि पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ की चाहे वो गेहूं का उत्पादन हो या अन्न हो, उत्पादकता वहाँ काफ़ी अधिक रही है, जबकि हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान पंजाब का रहा है। वहाँ जब अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग हुआ, कीटनाशी का प्रयोग हुआ, तो वहाँ की जो मिट्टी है, चाहे वायु है या जो पानी है, वो इतना प्रदूषित हुआ कि वहाँ कैंसर होने लगे लोगों में। और आपको पता है कि कैंसर एक्सप्रेस वहाँ से चलता है, कैंसर मरीजों को लेकर के वहाँ से ट्रेन जाती है ट्रीटमेंट के लिए मध्य प्रदेश होगा।
तो कैंसर एक्सप्रेस चलाना पड़ा। तो यही स्थिति जब अंधाधुंध हम केमिकल का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो मिट्टी की का जो स्वास्थ्य है, चाहे जल है या वायु है, वो जब प्रदूषित होगा तो अल्टीमेटली उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसको रोकने के लिए कि हम अब जब प्रोडक्शन के इस लेवल पर पहुंच गए कि हम अपने लोगों का पेट भर सकते हैं, तो गुणवत्ता की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कि अब कैसे हम क्वालिटी मटेरियल पैदा करें। और उसी का ये पाया कि हम ऑर्गेनिक करेंगे। ऑर्गेनिक क्या है? इसमें कोई केमिकल नहीं देना है। जो हमारे नेचुरल में, जैसे हमारी गाय है, भैंस है, उसका जो काऊ डंग है, या फिर जो नेचुरल तरीके से जो पत्ते वगैरह गिरते हैं उनको इकट्ठा करके अगर हम कोई इस तरह का जैविक खाद तैयार करते हैं। आपने वर्मी कंपोस्ट का नाम सुना, इस पर काफ़ी बिहार सरकार में अनुदान भी हम लोग दिया, किसानों को दिया गया, या जो एंटरप्रेन्योर थे जो व्यावसायिक रूप से उत्पादन, उनको भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया। तो ये जैविक खेती अभी बिहार में जैविक मिशन के अंतर्गत अभी लगभग 21,000 एकड़ क्षेत्र में, जिसके लिए 13 जिले जो गंगा के किनारे के जितने भी जिले हैं वहाँ ये जैविक कॉरिडोर योजना अंतर्गत जैविक खेती कराई जा रही है। तो ये सरकार इस तरफ बढ़ रही है कि अब हम धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर को कम करें, उस पर निर्भरता कम करें, और जो हमारा जैविक जो हमारा खुद ओन का प्रोडक्शन है प्राकृतिक रूप से, उन चीज़ों का हम अधिक से अधिक प्रयोग करें। लेकिन इसमें एक सावधानी की ज़रूरत है। हम अचानक इसकी तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते। इसमें बिल्कुल कॉम्बिनेशन के साथ कि कैसे धीरे धीरे हम रसायनों का उपयोग कम करें और जो हमारा जैविक मटेरियल है उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें, ताकि जो ये प्रदूषण का लेवल है वो धीरे धीरे कम हो। अगर एक ही बार अगर हम जैविक की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इतनी बड़ी आबादी को खिलाने की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। शिफ्ट करना है लेकिन धीरे धीरे करना है, और कॉम्बिनेशन में कि उर्वरक, केमिकल उर्वरक कम दें और हम जैविक बढ़ाते जाएं। हम कंपोस्ट का अधिक से अधिक उपयोग करें। अभी आपको पता होगा कि बिहार में सरकार कितनी सजग थी पहले से कि यहाँ के किसानों को हम लोगों ने ग्रीन मैन्योरिंग के लिए प्रेरित किया, जिसमें धैंचा उन लोगों को हम लोगों ने मुफ्त में बांटा कि धैंचा आप लगाएं और धैंचा को मिट्टी में पलट दें। इसको कहा गया कि यूरिया का फैक्ट्री है। वो उससे न केवल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा बल्कि उर्वरता भी मिट्टी की काफ़ी बढ़ी। तो इस तरह के जो धैंचा को पलट देना या जो दलहनी फसलें हैं उसकी अधिक से अधिक खेती करना, इससे हमारे मिट्टी मजबूत होगी, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। तो ये इसका एक पार्ट है जो को हम जिसे हमें अपनाना चाहिए। जी सर, यहाँ एक सवाल ये भी है कि कृषि की जब भी बात होती है तो हम बात करते हैं, जब युवा की या यूथ की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि वो कृषि की तरफ से भाग रहे हैं या कृषि वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कई ऐसे युवा हैं या अब हो रहे हैं जो वाकई कृषि करना चाहते हैं या कृषि स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं। तो कृषि स्टार्टअप क्या है, ज़रा हमें ये बिल्कुल बताएं, और कैसे हम ये स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और कहाँ से इसके लिए प्रशिक्षण ले सकते हैं, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के इसको शुरू किया जाना मुझे लगता है कि रिस्की हो सकता है। तो कैसे कर सकते हैं सर ये? देखिए, कृषि बहुत बड़ा क्षेत्र है और ख़ासकर मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूँ, प्रिसीजन फार्मिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, या आपने सुना होगा हॉर्टिकल्चर में कि ग्रीन ये हाउस या फिर वो पॉली हाउस बनते हैं। आप जानते हैं कि आप पूरे सालों भर आप गोभी खा रही हैं, शिमला मिर्च खा रही हैं, हर तरह की सब्जियां जो किसी खास सीजन में पहले होती थी अब पूरे सीजन मिल रही है। वो क्यों ऐसा हो रहा है? ये केवल इसलिए हो रहा है कि हम लोग टेम्परेचर को, इन ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके ग्रीन हाउस से या फिर पॉली हाउस बना करके हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं टेम्परेचर को, और सालों भर हम सब्जियां उगा सकते हैं, फूल उगा सकते हैं। जो भी आप किसी दूसरे सीजन उगाते थे वो आप सभी सीजन उगा सकते हैं। तो अभी जितने हमारे यूथ हैं, खासकर जो पढ़े लिखे हैं, कई तो IIT करके भी ऐसे छात्र आए जो स्टार्टअप में आ रहे हैं कि वो प्रिसीजन फार्मिंग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में आ रहे हैं, और इस तरह की खेती करके वो जब ऑफ सीजन आप किसी चीज़ को उगाएंगे तो आपको पता है कि उसकी कई, अब आप जानते हैं गोभी का एक एक फूल की कीमत इस समय 50 रुपया 60 रुपया जी। जबकि अगर आप मेन सीजन में जाएंगे, अगर आपको याद हो तो नवंबर में ये 10 रुपये में भी बिकना शुरू हो जाता है। तो जब गलत होता है, जब बड़े पैमाने पर किसी खास सीजन में खेती होती है, उस चीज़ की इतनी आवक हो जाती है, इतना वो प्रोडक्शन हो जाता है कि उसका कीमत क्रैश कर जाता है। तो जितने हमारे इस तरह के स्टार्टअप्स हैं, बल्कि जो यूथ हैं पढ़े लिखे, उनके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है कि वो इन सब क्षेत्रों में प्रिसीजन फार्मिंग करके
और ऑफ सीजन प्रोडक्शन करके फ्लावर का, वेजिटेबल्स का, वो आप अब जैसे मशरूम है जी। अब सालों भर आप कर सकते हैं इस तरह से कंट्रोल्ड वातावरण में आप करके। तो इसके लिए जो मैं सलाह दूंगा सभी जितने भी हमारे इस तरह के यूथ हैं, युवा हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, स्टार्टअप्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, उनको उनके क्षेत्र के का जो भी यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है, अच्छा, वहाँ इस पर बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है जी। वहाँ से कर, जैसे बिहार में आपका बिहार कृषि विद्यालय सबौर भागलपुर है, या फिर आपके विभिन्न बामेती में भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, या फिर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है पूसा में, तो उन विश्वविद्यालयों से जितने भी हमारे इस तरह के युवा हैं वो वहाँ से गाइडलाइन लेकर, प्रशिक्षण लेकर के इस तरह के स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। सर, अगर हम बात करें फसलों को बेचने की, तो कृषि विभाग की तरफ से और मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं? अभी मैं बताऊं कि कृषि विभाग द्वारा एग्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई गई है। अच्छा। जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी पॉलिसी बनाया, इसमें भी कोई चीज़ अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी प्रोसेसिंग करके या उसका वैल्यू एडिशन करके जी, हम उसको कैसे बेच सकते हैं, इसके लिए अलग से हमारा एक बवास डिवीज़न बना है। अच्छा। उस डिवीज़न के माध्यम से, जिससे हमारे सेक्रेटरी सर काफ़ी लीड कर रहे हैं उसको, और काफ़ी इसमें प्रगति हुई है, तो हमारे यहाँ एक पूरा विपणन को देखने के लिए, वैल्यू एडिशन के जो भी उत्पाद हैं कृषि के, खासकर जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, उद्यानिक फसलें हैं, उन उत्पादों का प्रसंस्करण, जिसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग करके और उनकी मार्केटिंग कैसे, पैकेजिंग कैसे की जाए, इस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। बल्कि आपको मैं बताऊं कि कैसे यहाँ से दूसरे देशों में जा सकता है। आपने सुना हो कि लीची या आम इस तरह दूसरे देशों में निर्यात हो रहे हैं, इसके लिए यहाँ से कार्गो की व्यवस्था की जा रही है। आपका दरभंगा जो एयरपोर्ट है वहाँ से भी कार्गो की व्यवस्था हो रही है, पटना एयरपोर्ट से भी कार्गो की व्यवस्था हो रही है, और बिहार सरकार संबंध विभागों से मिल करके इस पर काफ़ी काम कर रहा है कि इस तरह के जो भी उत्पाद हैं जिनको बाहर भेजना है, चाहे वो भागलपुर का जर्दालू आम हो, शाही लीची हो मुजफ्फरपुर का, ये सब तो जियो टैग मिल चुका है, मखाना है, इसका बड़े पैमाने पर अब निर्यात हो रहा है, और इसमें कृषि विभाग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। काफ़ी बवास डिवीजन के माध्यम से जो काम हो रहा है, चूँकि इसके लिए अलग डिवीजन ही बना दिया गया है, और इसकी वजह से इस पर काफ़ी काम हो रहा है, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जो भी इस तरह के उत्पाद होंगे वो उसका बहुत आसानी से वो निर्यात किया सकेगा। साथ ही ऐसे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं या हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर सब्सिडी भी दी जा रही है। अच्छा। इसका वो कृषि विभाग से संपर्क करके इसका पूरा ब्यौरा, इसमें हम लोगों ने पुस्तिका भी इस पर छापी है। अच्छा, उस पुस्तिका के माध्यम से कैसे वो बेनिफिट ले सकते हैं, वो सारा उनको जानकारी मिल सकती है। बहुत बड़े पैमाने पर बिहार सरकार कृषि विभाग सपोर्ट कर रहा है। साथ ही एक और भी चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँ कि भारत सरकार ने कृषि आधारभूत संरचना निधि की भी घोषणा की थी। अच्छा। और आपको याद होगा कि 1 लाख करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत वर्ष इसकी घोषणा की थी। इसमें बिहार राज्य का जो एलोकेशन है वो लगभग 4000 करोड़ का है। अच्छा। ये इतना अच्छा स्कीम है कि अगर कोई किसान, कोई इंटरप्रेन्योर, कोई इवन जो कोऑपरेटिव के भी लोग हैं, अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं या प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो अगर जो 2 करोड़ तक लोन लेंगे, उस लोन पर 3% जो ब्याज अनुदान है वो भारत सरकार पे करेगी। अच्छा। ये अब समझिए कि अगर वो 9% उनको लोन लग रहा है तो 6% ही उनको भुगतान करना होगा, 3% भारत सरकार देगी। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि गारंटर भी भारत सरकार की संस्था ही होगी। अच्छा। जनरली लोन के लिए बैंक आनाकानी करते हैं कि कौन इसका गारंटर होगा, तो इसमें भारत सरकार की ही संस्था गारंटर भी है। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है कृषि आधारभूत संरचना, और जो भी स्टार्टअप या जो भी एंटरप्रेन्योर इसमें आगे आना चाहते हैं उनको 2 करोड़ तक की लोन की फैसिलिटी है। अच्छा। और हम लोग इसको कृषि विभाग के स्तर से भी हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। जी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी गहन जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपको सर बता रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है कि भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, और ऐसे में कृषि में जब तक नवीनता नहीं आएगी, जब तक उसमें वैज्ञानिक पद्धति नहीं आएगी, तब तक कृषि का उस तरीके से विकास नहीं हो सकता है जिस तरीके से हम उसकी अपेक्षा करते हैं। उसके साथ आपको एक बात ये भी बता दें कि ना सिर्फ
किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं चल रही हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल सहायता बीमा योजना भी चल रही है। इस तरीके की कई सारी योजनाओं को बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, जिससे कि किसानों को आगे लाभ होगा। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।